हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो शायद हम सबको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में अजामिल का लिखा एक लेख है जिसका शीर्षक ही एक सवाल है, बच्चे की जान लेंगे क्या? और ये सवाल जितना तीखा है, लेख उसके अंदर उससे भी गहरे और चुभने वाले सवालों की पड़ताल करता है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ इस लेख को पढ़ना नहीं, बल्कि इसके मूल विचार को समझना है। लेखक का जो तर्क है वो ये है कि भारत में बच्चों का संकट किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब, शहर हो या गांव, बच्चे घर और स्कूल मतलब दोनों जगहों पर एक तरह की भावनात्मक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। आज हम इसी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। लेख की शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जो जो विरोधाभास से भरा है। एक तरफ हम दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले देश बन गए हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के विकास पर होने वाले खर्च के मामले में हम बहुत पीछे हैं। ये तो मतलब अजीब बात है। हाँ, ये एक राष्ट्रीय पाखंड है। लेखक तो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि दूसरे विकसित देश अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर लगाते हैं कि उनके बच्चे, जो देश का भविष्य हैं, वो सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें। लेकिन भारत में ये प्राथमिकता बस भाषणों में दिखती है। जमीनी हकीकत तो यही है कि बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये भगवान भरोसे वाली बात तो सीधे परिवारों पर भी लागू होती है। लेख में माता पिता की भूमिका पर बहुत कठोर टिप्पणी है। कहा गया है कि बच्चे पैदा करने की जल्दबाजी तो दिखती है, लेकिन उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोई तैयारी नहीं दिखती। हाँ, और लेखक इसकी तुलना करते हैं विदेशों की व्यवस्था से। वो बताते हैं कि कई देशों में तो सरकारी एजेंसियां हैं जो बाकायदा घरों में जाकर बच्चों के हालात देखती हैं। अच्छा। हाँ, तो माता पिता पर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। वहां पेरेंटिंग सिर्फ एक निजी मामला नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होती है और फिर सीधा हमारे घरों के अंदर आ जाती है। और लेखक कहते हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार वहीं पड़ती है जिसे हम बच्चे की पहली पाठशाला कहते हैं, यानी परिवार। बिल्कुल। और यहाँ लेख एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। वो कहते हैं कि भारतीय पेरेंटिंग में अक्सर पालन को उपस्थिति से ज्यादा जरूरी मान लिया जाता है। मतलब खाना, कपड़ा, स्कूल की फीस, खिलौने, ये सब पालन है। हम्म। लेकिन उपस्थिति यानी बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, उसे अपना समय देना, वो गायब है। ये पालन बनाम उपस्थिति का जो विचार है, ये तो बहुत पावरफुल है। मतलब फर्ज पूरा किया जा रहा है लेकिन रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है। और शायद इसीलिए लेख में वो चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 80% घरों में बच्चे अपने माता पिता का समय और प्यार पाने के लिए तरसते हैं। हाँ, और इस तरसने को लेखक हल्के में नहीं लेते। वो इसे सीधे सीधे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा? जी। उनका तर्क है कि हिंसा सिर्फ मार पिटाई नहीं होती। जब एक बच्चा अपनी सबसे जरूरी भावनात्मक जरूरत के लिए तरस रहा है, तो ये भी उसके अधिकारों का हनन है। आप सोचिए उस बच्चे के बारे में जो रोज घर आता है कुछ बताने के लिए, पर उसे सुनने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है। परिवार बच्चों को 2 साल की उम्र में ही स्कूल भेजने के लिए उतावले रहते हैं। लेख कहता है कि ये इसलिए नहीं कि वो शिक्षा को बहुत महत्व देते। बल्कि इसलिए ताकि उनकी जिम्मेदारी स्कूल उठा ले। हाँ, वो हजारों की फीस भर देंगे, लेकिन अपना समय नहीं देंगे। ये तो जिम्मेदारी का आउटसोर्सिंग हो गया। बिल्कुल। और ये हमें बाकी के 20% घरों की कहानी पर लाता है, जहां सारी भौतिक सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल, महंगे खिलौने, सब कुछ है। लेकिन लेखक के अनुसार वहां भी बुनियादी समस्या वही है। पालन का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन उपस्थिति। वहां भी नदारत है। बिल्कुल। तो मतलब चाहे घर में रोजी रोटी का संघर्ष हो या ऐशो आराम हो, बच्चे का भावनात्मक अकेलापन एक कॉमन फैक्टर है। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा? बहुत भयानक असर। लेखक के शब्द बहुत कठोर हैं। वो कहते हैं कि बच्चे पागल हो जाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। वो कुंठा, अवसाद और तनाव में जी रहे हैं। उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है। और जब घर एक सुरक्षित जगह नहीं रहता, तो बच्चा उम्मीद से स्कूल की तरफ देखता है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। घर अपनी जिम्मेदारी स्कूल पर डालता है, लेकिन लेख कहता है कि स्कूल तो बच्चों की जेलों में तब्दील हो चुके हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ, और लेखक इसके पीछे का तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि स्कूल अब वो शिक्षा के केंद्र नहीं रहे,
वो सुविधाएं बेचने वाले बाजार बन गए हैं। सुविधाएं बेचने वाले बाजार। हाँ, एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, स्विमिंग पूल, इन सब की मार्केटिंग होती है, लेकिन निश्चल प्रेम और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये बात सुनकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। स्कूल जाने का डर, टीचर से अपमानित होने का डर। लेख का इशारा इसी तरफ है कि स्कूल बच्चों को बहुत कम उम्र में ही डर का पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बच्चे के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देता है। और लेखक शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कई शिक्षक अपनी निजी जिंदगी की खींच बच्चों पर निकालते हैं। बच्चा उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। स्कूल तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जाने के लिए बच्चा जिद करे, पर यहां तो उल्टा है। तो बच्चे के लिए घर और स्कूल दोनों ही मुसीबत बन गए हैं। सही बात है। तो अगर परिवार विफल हो रहा है और स्कूल भी एक सुरक्षित जगह नहीं है, तो फिर उम्मीद कहाँ से की जाए? जाहिर है, नजर पूरी व्यवस्था और सरकार की तरफ जाती है। और यहां भी लेख कोई रियायत नहीं बरतता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की बहुत कड़ी आलोचना की गई है। लेख कहता है कि आजादी के इतने सालों में शिक्षा को लेकर हर सरकार ने लापरवाही बरती है। शिक्षा का बजट शर्मनाक स्तर पर है। सिर्फ शिक्षकों का वेतन बढ़ा देने से शिक्षा नहीं सुधरती। जरूरत ऐसे समर्पित शिक्षकों की है जिनके लिए पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक धर्म हो। और प्राइवेट स्कूलों के बारे में क्या? आजकल तो ज्यादातर पेरेंट्स उन्हीं पर भरोसा करते हैं। उन्हें लेकर भी लेख का नजरिया बहुत आलोचनात्मक है। उनका मानना है कि आपसी होड़ ने शिक्षा को धंधेबाजी में बदल दिया है। अब स्कूल शिक्षाविद नहीं बल्कि मैनेजर चला रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। हाँ, और शिक्षक इन मैनेजरों के सामने बेबस हैं। अब यहाँ लेख एक बहुत ही विवादास्पद बात कहता है, जिस पर सोचना जरूरी है। लेखक का आरोप है कि शायद सरकारों के हित में ही नहीं है कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़े। ये तो एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। जी, ये एक बहुत ही तीखी राजनीतिक टिप्पणी है। तर्क ये है कि एक शिक्षित और जागरूक समाज सवाल पूछता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, हाँ, नीतियों पर। शायद सरकारें चाहती ही नहीं कि कोई उनसे सवाल पूछे। ये एक असहज करने वाला विचार है, पर लेखक इसे सामने रखते हैं। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, अक्सर शिक्षक शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, और लेखक इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो इसे शिक्षकों की अपनी असफलता को बच्चों पर थोपना बताते हैं। उनका कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो सीखना नहीं चाहता। सीखना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब है कि आप उन्हें पढ़ाना नहीं जानते। ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े मुद्दे पर लाती हैं, जिसे हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, मोबाइल फोन। लेकिन यहाँ भी लेख का दृष्टिकोण एकदम अलग है। बिल्कुल। लेख इस इल्जाम को भी वापस माता पिता पर ही डाल लेता है। ये कहना बहुत आसान है कि बच्चा मोबाइल से बिगड़ रहा है, पर लेखक पूछते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाया किसने? क्या अपनी जान बचाने के लिए माता पिता ने उसे ये डिजिटल झुंझुना नहीं पकड़ा दिया ताकि वो उन्हें तंग ना करे? और फिर ये मुद्दा सीधा सरकार से जुड़ जाता है। लेख एक बहुत ही चुभने वाली तुलना करता है कि सरकार ने खाना सस्ता नहीं किया, लेकिन डेटा और मोबाइल फोन सस्ते कर दिए। लेखक के अनुसार यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। उनका तर्क है कि सरकार चाहती है कि जनता, खासकर युवा, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में डूबे रहें, ताकि वो जरूरी मुद्दों पर सवाल न उठाएं। हाँ, ये जनता का ध्यान भटकाने का एक बहुत कारगर तरीका है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी चर्चा के बाद जो तस्वीर उभरती है वो काफी चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि भारत में बच्चों की उपेक्षा कोई एक अकेली समस्या नहीं, बल्कि एक उपेक्षा की श्रृंखला है। ये परिवारों में प्यार और समय की कमी से शुरू होती है, स्कूलों में डर के माहौल में मजबूत होती है, और अंत में एक उदासीन सरकारी प्रणाली इसे अनदेखा करके इस चक्र को पूरा करती है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। और लेखक का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और सीधा है। वो कहते हैं कि सिर्फ साल में एक बार बाल दिवस मनाने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर हम सच में एक विकसित देश बनना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों में निवेश करना होगा। और ये निवेश सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि समय, प्यार और सम्मान का होना चाहिए। क्योंकि जिस देश का बचपन सुरक्षित नहीं है, उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। ये लेख घर और स्कूल के भीतर की उपेक्षा पर तो विस्तार से बात करता है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो शायद इस लेख के दायरे से भी बड़ा है। और वो सवाल ये है कि आज जो बच्चे इस उपेक्षा और डर के माहौल में बड़े हो रहे हैं, जब वो कल खुद माता पिता, शिक्षक और प्रशासक बनेंगे, तो वो कैसा समाज बनाएंगे? क्या वो अनजाने में इसी उपेक्षा के चक्र को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे? ये उपेक्षा का एक दुष्चक्र है, और अगर ऐसा है तो इस चक्र को तोड़ने की असली जिम्मेदारी किसकी है
और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी?